पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादी दृष्टिकोण की क्या उपयोगिता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण वास्तव में है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई, इस यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन से विचारक हैं और यथार्थवादी दृष्टिकोण की किन आधारों पर आलोचना की गई। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के संबंध में 4 दृष्टिकोण प्रचलित थे, जिसमें से पहला दृष्टिकोण था आदर्शवादी दृष्टिकोण, दूसरा दृष्टिकोण था यथार्थवादी दृष्टिकोण, तीसरा दृष्टिकोण था परंपरावादी दृष्टिकोण और चौथा दृष्टिकोण था वैज्ञानिक या व्यवहारवादी दृष्टिकोण। जब हम यथार्थवादी दृष्टिकोण की बात करती हैं तो ये बात सामने आती है कि यह आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रतिक्रिया के स्वरूप या प्रतिक्रिया के रिजल्ट के रूप में सामने आया। जब हम और इसकी शुरुआत कब हुई? 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य हुई। और जब हम इसकी गहराई से चर्चा करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसकी वास्तविक शुरुआत कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि 1945 के बाद इसका वास्तविक शुरुआत हुआ। यथार्थवादी चिंतन का जो ये बेस है वो मैकियावेली के समस्त आधार का केंद्र बिंदु है, यानी मैकियावेली का चिंतन यथार्थवादी दृष्टिकोण को बेस प्रदान। देखिए, यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में कई विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं, जिनमें सबसे जो प्रमुख विद्वान है वो हैंस जे मार्गेंथो हैं और इन्हें यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रमुख प्रवक्ता भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त जॉर्ज सर्जनबर्गर, जॉर्ज कैनन, डॉक्टर हेनरी किसिंजर और रिनार्ड नेबुल के नाम भी यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, मैकियावेली ये कहते थे, मैकियावेली का ये दृष्टिकोण था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्ति, शस्त्र, धन और रोटी, वो ये जो 4 तत्व हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य एलिमेंट हैं। लेकिन इसमें से जो प्रथम 2 तत्व हैं यानी मनुष्य और शस्त्र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं या तत्व हैं, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र के द्वारा धन एवं रोटी की प्राप्ति तो की जा सकती है, लेकिन धन एवं रोटी के द्वारा मनुष्य एवं शस्त्र की प्राप्ति नहीं की। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर और मुसोलिनी अस्तित्व में आए और उनके द्वारा जो आक्रामक विनाशकारी नीतियाँ अपनाई गईं और उनके द्वारा जो युद्ध एवं शक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया जाने लगा, जब तो उस समय वो एक ऐसा समय था जब अंतर्राष्ट्रीय ये राजनीति का अध्ययन करने वाले जितने भी विद्वान थे, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अध्ययन कर रहे थे जितने भी विद्वान, उनके दिमाग में ये तीव्र इच्छा पैदा हुई कि वे मानव के स्वभाव और विश्व राजनीति के यथार्थता या सच्चाई को समझें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो युद्ध, शस्त्र एवं शक्ति को प्रत्येक मानव स्वभाव की विशेषता मानता है, या फिर इसे इस प्रकार से भी देखा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो मुख्य रूप से शक्ति, सत्ता और सुरक्षा, इन 3 घटकों के इर्द गिर्द घूमती है। वास्तविकता तो यह है कि यथार्थवाद जो है वो विचारों का एक ऐसा समूह है जो ये मानता है कि सुरक्षा और शक्ति जो है वो एक मुख्य एलिमेंट है जिसका हमें अध्ययन करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन करते समय। और ये धारणा कब पैदा हुई, क्यों पैदा हुई? ये धारणा इसलिए पैदा हुई कि प्रत्येक मनुष्य का यह विश्वास है कि जो सामने वाला मनुष्य है सदैव उसे नष्ट करने का या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो उसका जो यह विश्वास है, मनुष्य का यही विश्वास कि प्रत्येक सामने वाला व्यक्ति सदैव उसे नष्ट करने की कोशिश करता है, तो इसलिए वो सदैव अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहता है, यानी वो सामने वाले व्यक्ति को नष्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और उसका यही विश्वास उसमें यह भावना पैदा करता है कि वो सदैव संघर्ष के लिए तत्पर रहता है और अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। देखिए, यथार्थवादी दृष्टिकोण यह भी मानता है कि प्रत्येक राष्ट्र के मध्य विरोध एवं संघर्ष सदैव बने रहते हैं किसी न किसी रूप में।
उनका रूप चाहे जो भी हो, लेकिन हर रूप में राष्ट्रों के मध्य विरोध एवं संघर्ष की स्थिति सदैव बनी रहती है। जैसे कि हम करंट का मुद्दा देख सकते हैं जो भारत और चाइना के बीच चल रहा है, यानी ये विरोध और संघर्ष की स्थिति ही न चल रही है। तो यथार्थवादी विद्वानों का, यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करने वाले विद्वानों का हमेशा यही मानना था कि राष्ट्रों के मध्य विरोध एवं संघर्ष की स्थिति सदैव बनी रहती है। तो इसी कारण वे मानते हैं कि ये विरोध और संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुख्य अध्ययन केंद्र बिंदु हैं। तो इसी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की फॉरेन पॉलिसी, यानी एवरी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है या विदेश नीति होती है, उसका मेन एलिमेंट क्या होता है? मेन एलिमेंट होता है उसका नेशनल इंटरेस्ट, यानी राष्ट्रीय हित। तो यथार्थवादी विद्वान यह मानते थे कि ये जब प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति का विकास करेगा तो उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति संभव हो सकती है। यानी इनका यह मानना है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति का विकास करे तो उनके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति संभव हो सकती है। तो यथार्थवादी, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यथार्थवादी दृष्टिकोण इस मान्यता पर जोर देता है, यानी उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस मान्यता पर है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी विदेश नीति का निर्माण सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय हितों के आधार पर करना चाहिए, ना कि नैतिक सिद्धांतों एवं ये भावनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर विदेश नीति का निर्माण करना चाहिए। यानी प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्माण करेगा किस सिद्धांत को ध्यान में रखकर कि ये सिद्धांत उस सिद्धांत को फॉलो करेगा जिससे कि उसके नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति संभव। देखिए, जो यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रमुख प्रवक्ता थे हैंस जे मार्गेंथो, उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति के लिए संघर्ष है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे जो भी हो, लेकिन इसका तत्कालिक उद्देश्य क्या होता है? शक्ति के लिए संघर्ष करना। देखिए, तो ये था सारा फैक्ट जो मैंने आपको यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में बताया। मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में इसे आपको समझाने का कोशिश किया है, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, जब हम किसी सिद्धांत या दृष्टिकोण की बात करते हैं तो हमें इसके पक्ष का भी अध्ययन करना होता है और इसके विपक्ष का भी अध्ययन करना होता है, यानी कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इस सिद्धांत के या दृष्टिकोण के क्या फ़ायदे हैं और किन किन आधारों पर इसकी आलोचना की गई या इसके विपक्ष की भी हमको बात करनी होगी, क्योंकि तभी हम समालोचनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो यथार्थवादी दृष्टिकोण की भी कई आधार पर, यथार्थवादी दृष्टिकोण या रियलिस्ट अप्रोच की भी कई आधार पर आलोचना की गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यथार्थवादी चिंतन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान किया और ये विदेश नीति के निर्माताओं को बेस भी प्रदान करता है। यानी वो यथार्थवादी दृष्टिकोण के आधार पर विदेश नीति का निर्माण करने का ये बेस प्रदान करता है और यथार्थवादी दृष्टिकोण के अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नए सिद्धांतों एवं व्यवहारों का अध्ययन करना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो यथार्थवादी चिंतन है यानी यथार्थवादी दृष्टिकोण है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में सामान्य सिद्धांतों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन फिर भी इसकी कई आधार पर आलोचना की गई, यानी इसको क्रिटिसाइज किया गया। पहली आलोचना का आधार या तर्क ये था कि ये मानता था कि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो सिर्फ शक्ति एवं सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का मेन पॉइंट मानता था, यानी मेन एलिमेंट ये सिर्फ और सिर्फ शक्ति और सत्ता को मानता था, जबकि शक्ति एवं सत्ता महत्वपूर्ण तो हो सकते हैं लेकिन ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। दूसरी आलोचना का मेन पॉइंट क्या था? दूसरी आलोचना इस आधार पर की गई कि जब हम शक्ति एवं मतलब इसका जो क्रिटिसाइज किया गया उसका दूसरा बेस यह था कि जब हम शक्ति एवं सत्ता की परिभाषा देने बैठते हैं, जब हम शक्ति एवं सत्ता को परिभाषित करने बैठते हैं तो इसकी परिभाषा खोजना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति एवं सत्ता कितनी है, प्रत्येक राष्ट्र की कितनी शक्ति है और वो क्या है,
उसका मेज़रमेंट करना अत्यंत मुश्किल है। इसका मेज़रमेंट क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि जो शक्ति है वो कई क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं के रिजल्ट के रूप में सामने आती है। जो शक्ति है वो कई क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं के रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आती है। और वास्तविकता तो ये है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन करेंगे तो जो प्रत्येक राजनीतिज्ञ होता है यानी एवरी पॉलिटिशियन, उसका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, अथॉरिटी के लिए संघर्ष या प्रतिद्वंद्विता में शामिल होना नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग का, कोऑपरेशन का भी अपना विशेष महत्व है। और इसके इर्द गिर्द यानी सिर्फ शक्ति और सत्ता ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए, तीसरी आलोचना किस आधार पर की गई? तीसरी आलोचना इस आधार पर की गई कि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है यानी यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक सिर्फ और सिर्फ शक्ति, सत्ता के प्रसार और विस्तार की बात करते थे। उनका कहना था कि जब शक्ति एवं सत्ता का जितना अधिक विस्तार होगा उतने ही अधिक राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति संभव हो सकेगी। तो यही एक मेन कारण था कि जिसको बेस बनाकर, जिसको आधार बनाकर इसके आलोचकों ने इसे शांति का विरोधी माना यानी यथार्थवादी। तो यही कारण था कि तीसरी आलोचना जो इसकी इस आधार पर की गई कि यथार्थवादी दृष्टिकोण शांति का विरोधी है, यानी शांति विरोधी नीति के रूप में इसका प्रसार किया जा रहा था। यथार्थवादियों का ये यथार्थवादी दृष्टिकोण चूँकि ये शक्ति और सत्ता का विस्तार करना चाहता था और उसे ही प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का मुख्य ध्येय मानता था, तो इसी आधार पर इसकी आलोचना की गई कि ये शांति की विरोधी नीति है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल जितना संभव हो सका इसे बहुत सरल शब्दों में आपको डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया। इतना सरल शब्दों में डिस्क्राइब करना इजी नहीं है किसी भी दृष्टिकोण या अप्रोच को। और चूँकि आप जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करेंगे तो आपको मार्केट में जितनी भी बुक्स मिलेंगी वो सब इंग्लिश वर्जन में ही रहेंगी, इंग्लिश मीडियम में ही है। हिंदी मीडियम की बुक्स बहुत कम अवेलेबल है मार्केट में, और यही कारण है कि कई स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि मैं IR उनको पढ़ाऊं और बिल्कुल सरल शब्दों में उसके सारे दृष्टिकोण को, एलिमेंट्स को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पूरे सरल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करूं। तो मेरी यही कोशिश रही है इस वीडियो लेक्चर में कि मैं इसको पूरे सरल शब्दों में आपको समझाऊं, और आशा करती हूँ आपको मेरा ये जो एक्सप्लेनेशन है यथार्थवादी दृष्टिकोण का पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर से करिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं, यानी आप लोग मुझे सुझाव भी दे सकते हैं कि इसमें क्या कमी आपको लगी। तो मैं आगे से अगले वीडियो लेक्चर में उसमें सुधार करूंगी, क्योंकि सुधार की आवश्यकता प्रत्येक को होती है, हर किसी को सुधार की आवश्यकता होती है। हर इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं होता, उसमें उसे सुधार की आवश्यकता होती है। और मैं आपसे सहयोग मान रही हूँ ये कि आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर्स को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि शेयर जब आप करेंगे तो मेरे वीडियो लेक्चर अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुँच सकेंगे। वो स्टूडेंट जो नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, DSSC PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को उन स्टूडेंट्स में शेयर कर सकते हैं और मेरे इस प्रयत्न में अपना अधिक से अधिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो आशा करती हैं आप लोग मेरे इस रिक्वेस्ट पे ध्यान देंगे और मेरे वीडियो लेक्चर्स को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और मेरे इस प्रयास में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑल की सेटिंग पे सेट कर दीजिए। देखिए 3 होता है, उसमें 3 सेटिंग होती है, तो उसे आप ऑल की सेटिंग पे जब सेट करेंगे तो मेरे जितने भी ये फ्यूचर में जितने भी वीडियो लेक्चर्स आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो इसी तरह की अन्य जानकारी और रोचक भरे वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।